व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। जनसंवाद कार्यक्रम में चिकित्सा सहायता आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश। स्थानांतरण आवेदन नहीं किए जाएंगे स्वीकार। मानेवाड़ा चौक पर पूज्य वट वृक्ष की कटाई से जन आक्रोश। गोंदिया में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक मुक्त अभियान, जिला परिषद ने चलाया जागरूकता कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार के साथ। जनसंवाद कार्यक्रम में चिकित्सा सहायता आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश। स्थानांतरण आवेदन नहीं किए जाएंगे स्वीकार। पालक मंत्री बावनकुले। नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने चिकित्सा सहायता से संबंधित आवेदनों पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मंच पर स्थानांतरण से जुड़े आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ऐसे मामलों का समाधान केवल प्रशासनिक माध्यम से ही किया जाना चाहिए। जिला नियोजन भवन में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में जिले भर से नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कुल 256 टोकन वितरित किए गए और नागरिकों ने मंत्री से सीधे संवाद कर अपनी समस्या रखी। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने के आदेश दिए। प्रमुख रूप से सीवेज, बिजली, पानी, सड़क निर्माण आदि से जुड़े निवेदन कार्यक्रम में सामने आए, जिनमें गांव स्तर की समस्याएं प्रमुख रही। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं, दिव्यांग नागरिकों ने अपनी अपनी समस्याएं पालक मंत्री के समक्ष रखी। नागरिकों की सुविधा के लिए आयोजन स्थल पर मंडप, चाय नाश्ता और कूलर की व्यवस्था की गई थी। मंत्री श्री बावनकुले ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि नागरिकों द्वारा प्रस्तुत वैध और नियमों के अनुरूप कार्यों को बिना किसी विलंब के प्राथमिकता से पूरा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम आम आदमी की समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी मंच है और इसे केवल वास्तविक जरूरतमंदों की सहायता हेतु उपयोग में लाया जाना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। मानेवाड़ा चौक पर पूज्य वट वृक्ष की कटाई से जन आक्रोश हुआ। यहाँ वट वृक्ष ने केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ये बरगद का पेड़ हिंदू परंपराओं के अनुसार वट सावित्री पूजा का मुख्य केंद्र है, जहां महिलाएं पूजा करती थी और आशीर्वाद लेती थी। वर्षों से इसकी सेवा की जा रही थी, जैसे कोई अपने बच्चे की देखभाल करता है। इस पवित्र वृक्ष की अचानक कटाई ने स्थानीय जनता की भावनाओं को गहराई से आहत किया। स्थानीय सामाजिक संगठनों और पर्यावरण प्रेमियों ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस घटना के विरोध में कल दिनांक 8 जून 2025 को सुबह 9 बजे मानेवाड़ा चौक पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आयोजकों ने पर्यावरण प्रेमियों, नागरिकों और पत्रकारों से भारी संख्या में उपस्थित रहने की अपील की है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार पेड़ों को बचाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं सरकार की नीतियों और दावों पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने और पेड़ काटने वालों को सख्त सजा देने की मांग की है। पेड़ काटने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेड़ काटने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेड़ काटने वाले मुर्दाबाद। पेड़ काटने वालों को जूते मारो सालों को। 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 पेड़ काटने वालों को साहेब ठाकरे यांचा जय हो। पेड़ काटने वालों को जूते मारो सालों को। पेड़ काटने वालों को जूते मारो सालों को। पेड़ काटने वालों को जूते। जय महाराष्ट्र। मी विक्रम राठोड, युवा सेना शिवसेना जिल्हा प्रमुख। काल दिनांक 7 जून 2025 रोजी काही अज्ञात इसमांनी आम्ही 2016 मध्ये 19 जून 2016 मध्ये हिंदू हृदय सम्राट सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा वर्धापन दिनानिमित्त आम्ही मानेवाडा चौक शाखा येथे आम्ही इथे वृक्षारोपण केलेलं होतं। या वडाच्या झाडाला आम्ही रीतसर माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे वटवृक्ष असे नाव नोंदवून ते रीतसर आम्ही NMC मध्ये पण त्याची नोंद दिलेली आहे। त्याचा पुरावा आमच्या जवळ आहे। परंतु काल काही
असामाजिक तत्वांच्याकडनं या झाडाची कत्तल करण्यात आली। आज तुम्ही पाहू शकता एकदम निर्दयीपणे हे झाड तोडून टाकलं। या झाडामुळे या मानेवाडा चौकाच्या सिग्नलवरती एक सुंदर असं एक थंडीचा सावली पडत होती। या झाडाखाली अनेक वयोवृद्ध लोक आराम करत होते, काही लोक इथे आपले दुकानदारी करत होते, त्यांना त्या झाडाच्या सावलीमध्ये भरपूरशे लोक आराम सुद्धा करत होते। परंतु काही अज्ञात लोकांनी हे झाड तोडून आम्हा सर्व शिवसैनिक व हिंदू समाजाच्या वटसावित्रीला ज्या महिला इथे पूजा करत होते, या झाडाची पूजा करत होते, या सर्व लोकांच्या वेदना तीव्र केलेल्या आहे। यामुळे आम्ही संपूर्ण संतप्त झालेला आहोत। काल NMCचे चोरपगार साहेब गार्डनचे अधीक्षक यांना सुद्धा आम्ही तक्रार नोंद केलेली आहे। तसेच हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनमध्ये सुद्धा आम्ही तक्रार नोंद केलेली आहे आणि आम्ही विनंती केलेली आहे की हे झाड कत्तल करणाऱ्यांना पकडून लवकरात लवकर त्यांना पकडून त्यांच्यावरती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी। असे न झाल्यास आम्ही सर्व संपूर्ण नागरिक, मानेवाडा चौक मित्र परिवार तसेच शिवसेनेचे संपूर्ण शिवसैनिक मिळून एक तीव्र आंदोलन घेऊ, जेणेकरून हे झाड तोडण्याचे कृत्य यानंतर असं पुढे कोणी करणार नाही याची दक्षता घेईल व पर्यावरणाचा हास होणार नाही याची आम्ही संपूर्ण दक्षता घेणार आहे। त्यासाठी पोलीस प्रशासन व महानगरपालिकेच्या प्रशासनांना विनंती आहे की तुम्ही लवकरात लवकर या सर्वांवरती कारवाई करून आम्हा लोकांना व या तुटलेल्या निशब्द पडलेल्या या झाडाला न्याय मिळेल हीच अपेक्षा करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और अब अगली खबर। गोंदिया में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक मुक्त अभियान और जिला परिषद ने चलाया जागरूकता कार्यक्रम। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोंदिया जिला परिषद की ओर से प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक प्रभावशाली जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुगनाथम के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें 155 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के तहत सारस चौक से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला परिषद परिसर तक सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया। महज आधे घंटे में जगह जगह झाड़ू लगाकर प्लास्टिक कूड़े के ढेर बनाए गए और दर्जनों बोरों में भरकर उन्हें तत्काल हटाया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मुरुगनाथम ने इस अवसर पर कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने सभी जिला परिषद कर्मचारियों से केवल कपड़े के थैले और पुनः उपयोग योग्य सामग्री का प्रयोग करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन सूचना, शिक्षा एवं संचार विशेषज्ञ अतुल गजभिये द्वारा किया गया। जल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मचारियों ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व पर्यावरण दिवस की ये पहल न केवल प्रदूषण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की दिशा में है, बल्कि ये संदेश भी देती है कि यदि समाज एकजुट हो तो प्लास्टिक मुक्त भविष्य संभव है। नमस्कार। आज जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त आपण पाहतोय की जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारत भागात सोबतच कलेक्टर ऑफिस आणि SP ऑफिस या संपूर्ण बाह्य परिसरामध्ये जिल्हा परिषदेच्या जवळपास 250 ते 300 कर्मचाऱ्यांनी श्रमदानातून प्लास्टिक संकलनाचा एक उपक्रम राबवला आणि आपण पाहतोय की या ठिकाणी 15 ते 20 मोठ्या बोऱ्या ज्या आहेत त्याच्यामध्ये ही प्लास्टिक या ठिकाणी गोळा झालेली आहे। मित्रांनो, जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं आपल्याकडे प्लास्टिक मुक्त अभियान राबविण्यात येत आहे आणि या प्लास्टिकमुळे जो काही पर्यावरणाचा ऱ्हास होतोय त्या दृष्टिकोनातून आपण सर्व लोकांनी एकल वापराच्या ज्या काही प्लास्टिक आहेत त्याला बंदी घातली पाहिजे आणि अशा पद्धतीनं जो काही प्लास्टिक आपण बाहेर टाकतो तो बाहेर न टाकता एका ठिकाणामध्ये संकलित करून त्याचं योग्य व्यवस्थापन केलं पाहिजे। त्या संदर्भात नगरपालिका असेल, ग्रामपंचायत असेल यांना माहिती देऊन त्याचं योग्य पद्धतीनं रिसायकल करण्यात येऊ शकते आणि आपण या पद्धतीनं पर्यावरणाचं संरक्षण करू शकतो। तेव्हा जिल्हा परिषदेच्या वतीनं हे जे काही उपक्रम राबविण्यात आले आहे या माध्यमातून माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी M. मुरुगनाथम सर आणि सर्व विभाग प्रमुख यांनी स्वतः या उपक्रमामध्ये सहभाग घेतलेला आहे आणि ही प्रतिकात्मक जी काही कृती आहे या कृतीतून आपण सर्व लोकांनी एक सामाजिक भान ठेवून आणि पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून आपल्या भागातील जो काही प्लास्टिक आहे तो संकलित करावा आणि त्याचं योग्य व्यवस्थापन करावं। धन्यवाद। और अब अगली खबर। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हनीमून पर पत्नी ने करवाया पति का मर्डर।
राजा रघुवंशी मर्डर केस का खुलासा हो गया है। इस मामले पर मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा और डीजीपी ने बड़ी जानकारी दी। इंदौर का रहने वाला ये दंपत्ति हनीमून बनाने शिलोंग गया था। उसके बाद ये दंपत्ति अचानक गायब हो गया और फिर कुछ दिन बाद चेरापूंजी के पास सोहरारे में एक घाटी में पति राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली। बता दें, इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम रघुवंशी से हुई थी। इस मर्डर केस में मेघालय के सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक महिला ने भी सरेंडर किया। इसके साथ साथ अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं राजा रघुवंशी मर्डर केस में अपडेट को लेकर मेघालय के डीजीपी आई नोंगरांग ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर के एक शख्स की हत्या के सिलसिले में पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पत्नी सोनम के शरीर में कहीं भी चोट नहीं लगी, वो पूरी तरह से ठीक है। ताजा जानकारी के मुताबिक आरोपी पत्नी सोनम को यूपी के गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। वहीं राजा रघुवंशी मर्डर केस में अपडेट को लेकर मेघालय के डीजीपी आई नोंगरांग ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर के एक शख्स की हत्या के सिलसिले में पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पत्नी सोनम के शरीर में कहीं भी चोट नहीं लगी है, वो पूरी तरह से ठीक है। ताजा जानकारी के मुताबिक आरोपी पत्नी सोनम को यूपी के गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। क्या शुभ नाम पड़ेगा? साहिल यादव। साहिल जी, आप ढाबे का क्या नाम है? मेरे ढाबे का नाम काशी ढाबा है। जी हाँ आप ओनर हो? जी जी। साहिल जी, कैसे क्या वो जो सोनम लड़की थी तो कैसे यहाँ पे आई? क्या पूरी कहानी क्या है, मतलब कैसे? रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे। उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं। वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद। और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं जी, मेरे नंबर पे। फिर उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं। वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा समझ, मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। 2-2:30 बजे के बाद उनके साथ कोई और भी था? सोनम जी नहीं, वो अकेली थी। अकेली थी। तो कैसा क्या वो बातचीत करी थी फैमिली से? कुछ सुने आप जैसे कुछ? बस वो कॉल लगा के भैया मैं यहाँ पे हूँ, इतना बोलने के बाद वो रोने लगती है। आपने उसकी मदद की और क्या किया? पानी वानी पिलाया, मदद किया? बस पानी, और बाकी चाय वाय पूछे तो वो मना कर दे रही थी। फिर पुलिस ले गई। उसके बाद क्या पुलिस आपसे भी संपर्क की कोई चीज़ के लिए? पूछताछ? नहीं, वही बस स्टार्टिंग में ही पूछी थी कि कहाँ पे आए। फिर उनको पता चल गया ना क्या केस है क्या नहीं है। हमको भी कुछ देर बाद पता चला। आपको पता नहीं था कि वो? हाँ, अब रात को 1 बजे कोई भी लेडीज आएगी इस अवस्था में, तो आप जाहिर से क्या ही सोचेंगे। और अब अगली खबर। ग्रेटा थनबर्ग की सहायता नौका गाजा नहीं पहुंचने देंगे इजरायली रक्षा मंत्री काज ने दी चेतावनी। ग्रेटा थनबर्ग जो एक जानी मानी जलवायु कार्यकर्ता है, 12 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ इस मिशन पर निकली है। ये जहाज इटली के सिसिली तट से पिछले रविवार को रवाना हुआ था। इस मिशन का मकसद गाजा में बढ़ती मानवीय संकट की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है। नौका में सवार फ्रांसीसी संसद सदस्य रीमा हसन भी है, जो फलस्तीनी मूल की है। उन्हें पहले इजराइल में घुसने से प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इजराइल की फलस्तीनी नीति का विरोध किया है। इजरायली मंत्री ने कहा कि गाजा की नाकेबंदी इसलिए की गई है ताकि हमास को हथियारों की आपूर्ति रोकी जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी उस नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे रोका जाएगा। इससे पहले मई में ईसी संगठन की एक और नौका को समुद्र में ड्रोन हमले का सामना करना पड़ा था, जिसमें जहाज का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। कार्यकर्ताओं ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि इजराइल ने हाल ही में कुछ बुनियादी मदद गाजा में जाने दे दी, लेकिन राहत कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध और नाकेबंदी जल्द खत्म नहीं होती तो वहां भूखमरी जैसे हालात बन सकते हैं। और अब अगली खबर।
पीएम मोदी के शुभकामना संदेश पर यूनुस ने दिया धन्यवाद। कहा ये अवसर आपसी भावना को मजबूत करने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ईद अल अजहा पर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को भेजे गए शुभकामना संदेश के जवाब में उन्होंने हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने इस अवसर को भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सम्मान और समझ की भावना को मजबूत करने वाला बताया। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के विचारशील संदेश, शुभकामनाओं और भारतवासियों के लिए दिए गए स्नेहपूर्ण शब्दों की सराहना करता हूं। यह हमारे दोनों देशों के साझा मूल्यों को दर्शाता है। उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा कि ईद अल अजहा आत्म मंथन का पर्व है जो समाज में एकता, त्याग और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। मोहम्मद यूनुस ने ये पत्र 6 जून को पीएम मोदी को लिखा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा भी किया। उन्होंने भारत के लोगों के लिए स्वास्थ्य, शांति, खुशहाली और समृद्धि की कामना की। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जून को मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि ईद अल अजहा भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है जिसे देश के मुसलमान बड़ी श्रद्धा और उल्लास से मनाते हैं। उन्होंने इस पर्व को बलिदान, करुणा और भाईचारे का प्रतीक बताते हुए शांतिपूर्ण और समावेशी विश्व की नींव बताया। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। पहलगाम नरसंहार इस्लामी हिंसा के वैश्विक रूप की प्रतिध्वनि, विशेषज्ञ बोले ये चरमपंथी विचारधारा। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में सशस्त्र आतंकवादियों ने अप्रैल में 26 पर्यटकों की क्रूरतापूर्ण हत्या कर दी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला अकेला नहीं है बल्कि ये दुनिया भर में खास समुदायों को निशाना बनाने वाली एक व्यापक चरमपंथी विचारधारा का हिस्सा है। उनका कहना है कि पहलगाम नरसंहार इस्लामी हिंसा के वैश्विक स्वरूप की प्रतिध्वनि है। पूर्व अमेरिकी अधिकारी डेविड कोहेन और पुरस्कार विजेता पत्रकार व भाषाविद अवतन कुमार का मानना है कि पहलगाम में हुआ हमला कोई अकेली घटना नहीं है। न्यूज़वीक में इंतिफादा शीर्षक से लिखे अपने लेख में उन्होंने लिखा है कि इस तरह के हमले वैश्विक चरमपंथी विचारधारा के प्रसार को दिखाते हैं जो अब अमेरिका की धरती तक पहुंच चुकी है। कोहन और कुमार कोलोराडो और वॉशिंगटन डीसी में हाल ही में हुए हमलों का हवाला देते हुए लिखते हैं कि फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले हमलावरों ने यहूदी लोगों पर हमला किया। ये वाकई इस बात का सबूत है कि चरमपंथी नारा इंतिफादा को वैश्विक बनाओ नारा अमेरिका में भी सच हो रहा है। इंतिफादा की हिंसा कई समुदायों को निशाना बनाती है। हेन और कुमार ने कहा, भारत के पहलगाम में 26 हिंदुओं और एक ईसाई की हत्या के कई यहूदियों अक्टूबर 2023 के हमलों की याद दिलाई क्योंकि इस बर्बरता और कुछ जगहों पर पीड़ितों की कोशिश हुई। पहलगाम हिंसा पर भी विवादित प्रतिक्रिया आई। पहलगाम हत्याकांड के बाद अल जजीरा की पूर्व पत्रकार सना सईद ने कश्मीर को कब्जा किया हुआ क्षेत्र बताया और भारत पर अपनी मुस्लिम आबादी का क्रूरतापूर्वक दमन करने का आरोप लगाया। कुछ अन्य ने भारत की कार्रवाई को नरसंहार, उपनिवेशवाद और रंगभेद करार दिया है। और अब अगली खबर। अमेरिकी नागरिकों को नहीं मिलेगा चाड का वीजा, ट्रंप की यात्रा पाबंदी के जवाब में राष्ट्रपति मोहम्मद का ऐलान। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस डेबी ने घोषणा की कि उनका देश अब अमेरिकी नागरिकों को वीजा जारी नहीं करेगा। ये फैसला तब लिया गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाड के नागरिकों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को अपने पहल कार्यकाल के एक प्रमुख नीति को फिर से लागू कर दिया जिसके तहत 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर पाबंदी लगा दी गई। इनमें चाड भी शामिल है। ट्रंप का आरोप है कि इन देशों में सुरक्षा जांच की प्रक्रिया कमजोर है और ये देश अपने उन नागरिकों को वापस लेने से इनकार करते हैं जो अमेरिका में रहने की अवधि समाप्त होने के बाद भी वहां ठहर जाते हैं। जिन देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है उनमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वाटोरियल गिनी, ऑस्ट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल है। इसके अलावा 7 अन्य देशों के लिए यात्रा नियम और कड़े किए गए हैं। ये नीति सोमवार की सुबह 12:01 से प्रभावी होगी। चाड के राष्ट्रपति ने गुरुवार को फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि वो अपनी सरकार को निर्देश दे रहे हैं कि पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुसार अमेरिकी नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगा दी जाए। डेबी ने कहा, चाड के पास देने के लिए विमान नहीं है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद अब नगर परिषद के चुनाव में भी भारतीयों का जलवा, ये उम्मीदवार चल रहे आगे।
अमेरिका के टेक्सास में हो रहे नगर निगम के चुनाव में भी भारतीय मूल के 2 अमेरिकी उम्मीदवारों की जीत की संभावना है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में 6 भारतीय मूल के लोगों ने सीनेट में जीत दर्ज कर भारत की दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। अमेरिका के टेक्सास नगर परिषद चुनाव के शुरुआती नतीजों में भी राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर भारतीय मूल के उम्मीदवारों का जलवा कायम है। नगर परिषद के चुनाव में 2 भारतीय अमेरिकी उम्मीदवार अपने अपने शहर में बढ़त बनाए हुए हैं। इससे अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोगों में अभी से जश्न का माहौल है। इससे पहले अमेरिका में हुए 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भी 6 भारतीय सांसदों ने जीत का परचम फहराया था। अमेरिका के टेक्सास नगर परिषद के चुनाव में संजय सिंगल और सुख कौर अपने अपने क्षेत्र से आगे चल रहे हैं। ये दोनों के उम्मीदवार शुगरलैंड तथा सैन एंटोनियो में महत्वपूर्ण नगर परिषद पदों के लिए चुनावी मैदान में है। पारंपरिक चरण का चुनाव 3 जून को हुआ था, जिसके बाद अंतिम 2 उम्मीदवारों के बीच चुनावी यानी कि रन ऑफ मुकाबले के लिए मतदान शनिवार को हुआ। शुगरलैंड के डिस्ट्रिक्ट 2 में सिंगल 54% वोट के साथ अपने प्रतिद्वंदी नासिर हुसैन से आगे है, जिन्हें 46% वोट मिले हैं। IIT दिल्ली के पूर्व छात्र सिंगल ने अपना चुनाव प्रचार अभियान पारदर्शी शासन, बुनियादी ढांचे में सुधार और सामुदायिक जुड़ाव पर केंद्रित किया। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड से स्थानक और सैन एंटोनियो डिस्ट्रिक्ट 1 के शुरुआती नतीजों में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पैटी गिबन्स ने आगे है। उनके खाते में अभी 64% वोट आए हैं। दूसरी तरफ सुख कौर ने अपने प्रचार अभियान को किफायती आवास, सार्वजनिक परिवहन विस्तार और समावेशी शहरी विकास पर केंद्रित किया। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ सैन एंटोनियो में रहती है। दोनों उम्मीदवारों की जीत की स्थिति में टेक्सास के नगर निकाय नेतृत्व में भारतीय अमेरिकी प्रतिनिधित्व को मजबूती मिलने की उम्मीद है। और अब अगली खबर। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में किया खुलासा कि नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि कैसे उन्होंने अपना 50 किलो वजन कम किया। इसके साथ ही उन्होंने देश से पेट्रोल और डीजल को समाप्त करने का अपना संकल्प दोहराया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने जहां एक और अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी नैतिक स्थिति की बात कही, तो वहीं देश से पेट्रोल डीजल को खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही बताया कि कैसे उन्होंने अपना 50 किलो वजन कम किया था। नितिन गडकरी ने घर बनाने में नियमों के पालन पर जोर देते हुए कहा कि उन्होंने अपना घर नियम से बनाया है, इसलिए उन्हें किसी का भी अवैध घर तोड़ने में कोई संकोच नहीं है। उन्होंने कहा, यदि कोई गड़बड़ करके अवैध घर बनाता है तो मेरी नैतिक ताकत है कि मैं उसको तोड़ सकता हूँ। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे नियमों का पालन करें, क्योंकि अब दुनिया में नॉलेज के साथ डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात चल रही है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शोभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज TV। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।